वैसे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बार बार ये कहूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूंगा कि अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। कैसे सब्सक्राइब करना है, फजल एकेडमी के साथ लिखा होता है जी सब्सक्राइब, उस पर प्रेस करें, साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। और ये भी कहूँगा कि अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। तो बहरहाल चलें अभी हम अपने टारगेट पे आते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और लिंक दिया होगा जो कि प्ले लिस्ट है, और उस प्ले लिस्ट में जितनी भी एक्सरसाइज और चैप्टर्स वगैरह अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। आप जिस भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं, जिस चैप्टर को समझना चाहते हैं, आप उस प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ पर आप जिस भी चीज़ को, एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। और बाकी जी इसके अलावा अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स करके बताना है समझ आ रही है नहीं आई, आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। बाकी जी अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 9.1 है और इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कॉन्जेक्चर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम 1 बाय 1 दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि ये एक्सियम होता क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर हम कंजेक्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी ये देख सकते हैं आप एक्सियम। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि आपकी बुक में मौजूद है। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू, जिसको हम सही मान लेते हैं, ट्रू समझ लेते हैं, विदाउट एनी प्रूफ, बगैर प्रूफ किए, ठीक है। ये मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है इसको, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इसको एक्सियम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ट्रू समझ लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ। मैं आपको एग्जांपल से ये बात समझा देता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ भी आप देख लें कि एक्सियम को हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। एक्सियम्स आर आल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज। लेकिन अब पहले हम सबसे पहले इस बात को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। आपके सामने मैंने ये एक एग्जांपल लिखी हुई है जो कि क्या है कि अ नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है, अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। कोई भी नंबर है वो अपने आप के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी x इज इक्वल टू एक्स, या फिर आपको स्पेसिफिक एक एग्जांपल लेना, लाइक जैसे लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसमें हमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी प्रूफ इस बात को हम ट्रू मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है जी एक्सियम। एक्सियम कोई जो है ना कोई बड़ी चीज नहीं है, एक सिंपल सी चीज है कि बगैर प्रूफ के जिस चीज को हम मान लेते हैं वो हमारा एक एक्सियम है। अच्छा, इसको अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल से मैं आपको इस बात को क्लियर करता हूँ, ठीक है। 3-4 एग्जांपल लिखी हुई है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर सपोज कर लें ए इक्वल है बी के और b इक्वल है सी के, यानी कि पहले a इक्वल है b के और फिर b आगे इक्वल है c के, तो फिर क्या हम a इज इक्वल टू सी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये भी बात बगैर प्रूफ किए हम इसको कह सकते हैं और ये हमारे लिए एक एक्सियम है। इसी तरह ये एक सिंपल सी एक रियल लाइफ की एग्जांपल है कि द होल इज ग्रेटर। होल मीन कोई एक सारी चीज इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, मतलब कोई एक चीज है अगर आप उसके पार्ट्स बना देते हैं, कोई एक पार्ट उठाएं और वो पार्ट और वो सारी चीज क्या आपस में जो है ना इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि वो जो सारी चीज है वो बड़ी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक पिज़्ज़ा है और उसी साइज का एक और पिज़्ज़ा है। आप एक को इसी तरह रहने दें, दूसरे के आप पार्ट्स बना लें, फिर आप इधर से एक पार्ट उठाएं और इधर से एक पूरा पिज़्ज़ा कंपेयर करें, तो कौन सी चीज बड़ी होगी? जाहिर सी बात है वो जो चीज खुद है, ठीक है। सो यानी कि ये हम क्या, इसके लिए हमें कोई प्रूफ, किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है। सो बगैर प्रूफ किए हम ये कह सकते हैं और ये एक एक्सियम है। अच्छा, अब एक और एक्सियम के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि एक्सियम्स आर ट्रूथ। ये एक ऐसे ट्रूथ्स होते हैं दैट हैव बीन ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, जो हम डेली बेसिस पे देखते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसी की बेस पे जो है ना हम कह देते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि ये
एक्सियम जैसे देखें हम 5 = 5, ठीक है यार, ये हो गया द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कोई भी चीज़ है उसके जब आप पार्ट करेंगे, कोई एक पार्ट देखें और वो पूरी चीज़ देखें, ज़ाहिर सी बात है वो पूरी चीज़ बड़ी होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिकली इनको हम कहते हैं जी एक्सियम्स। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्सियम किस चीज़ को कहते हैं, ट्रू। कोई भी चीज़ को हम ट्रू कह रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ को देखते हैं, कंजेक्चर क्या चीज़ है। फिर मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस भी इनमें बताऊंगा कि मेन डिफरेंस क्या है। अगर हम देखें जी तो कंजेक्चर हमारे पास, इसकी भी सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अ कंजेक्चर इज अ स्टेटमेंट। ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, जिसको हम ट्रू मान लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि ये ट्रू है, बट लेकिन नीड्स प्रूफ, लेकिन उसको प्रूफ की जरूरत होती है, ठीक है। हम मान तो लेते हैं ठीक है कि ये ट्रू है, लेकिन उसे प्रूफ की जरूरत होती है। अब अगर आपने एक्सियम में देखा है तो वहां पे विदाउट एनी प्रूफ, जबकि यहाँ पे नीड्स प्रूफ। तो एक तो डिफरेंस आपको ये समझ आ गया कि उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती, जबकि इसमें प्रूफ की जरूरत होती है। हालांकि हम इसको ट्रू मानते हैं, लेकिन फिर भी प्रूफ की जरूरत होती है इसमें। एक सिंपल और सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये कंजेक्चर बेसिकली एक ओपिनियन है, एक गेस है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एक ओपिनियन है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। एक पैटर्न है जी, ये आपके सामने लिखा हुआ है 4, 8, 12, 16। अब आपसे क्वेश्चन मैं करता हूं कि 16 के बाद क्या आएगा। अब थोड़ा सा इसको सोचते हैं, देखते हैं कि जी 4 से 8 क्या कितना डिफरेंस है, फिर 8 के बाद 12 है। कुछ आइडिया लगा के आप कह देंगे कि जी ये नंबर, लाइक जैसे मैं कहता हूं जी 16 के बाद यहाँ पे 20 आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या जो है ना, मेरा कंजेक्चर क्या है, ओपिनियन क्या है, गेस क्या है, ठीक है। सो वन ऑफ द कंजेक्चर इज दैट द नेक्स्ट नंबर इज, यानी कि नेक्स्ट नंबर मैंने क्या कहा जी 20 का, कैसे कह दिया, मैंने कहा जी 16 में ग्राफ 4 ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जी 4 + 4 का किया तो 8 आ गया, फिर 8 में फिर आप 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह 4 ऐड कर रहे हैं, तो ये एक मेरा कंजेक्चर है, ठीक है। अब एक और कंजेक्चर भी हो सकता है, एक और पर्सन आता है जी, वो कहता है जी कि अगर आप इस नंबर में 5 ऐड करें और फिर -1 कर दें, लाइक 4 में आप 5 ऐड करें 9 हो जाएगा, 9 से फिर -1 कर दें, फिर भी आगे 8 आ जाएगा। इसी तरह आप करते जाए। सो इसी तरह आपने जब यहाँ पे पहुंचना है तो इसमें आप 5 ऐड करेंगे, 21 में से फिर -1 कर दें तो ये 20 आ जाएगा। तो ये भी एक कंजेक्चर है। देखिए ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो ये एक कंजेक्चर है, ये गेस है, ओपिनियन है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाइक हमारे पास ये एक नंबर है, इसमें मैं कहता हूं कि जी जिस नंबर में यहाँ पे नीचे जो डिवाइड कर रही है वैल्यू, डिनोमिनेटर वाली, अगर वैल्यू बड़ी होगी तो वो नंबर उतना ही छोटा होगा, ठीक है। और जिस नंबर में जो है ना डिनोमिनेटर जो है ये छोटा होगा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। लाइक अगर आप 1/4 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करने से आ जाएगा जी 0.2, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये 0.5, ठीक है। तो ये हमारा एक कंजेक्चर है कि जितना नंबर नीचे वाला बड़ा होगा उतनी वैल्यू छोटी होगी। सो ये वैल्यू जो है ना छोटी है, लेस देन है इस वैल्यू से, ये एक कंजेक्टर है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल जो है ना वो दे देता हूं कि लाइक कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, और मैं उसको देख के कहता हूं जी कि इस बंदे की जो एज है, उम्र है, वो 50 साल है। तो ये मेरा एक कंजेक्चर है। मैं बहुत सारे लोगों को उस तरह के देखता रहा हूँ, देखा होगा, जिनसे मुझे आइडिया होगा कि जैसे फलां बंदे की ये एज है और इस तरह का है, तो एक देख के एक आइडिया मैंने लगा लिया, तो वो मेरा एक कंजेक्चर है, ठीक है। लेकिन अब देखें, अब मेरे पास ये चीज है, अब इसका अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास प्रूफ नहीं है या डिसप्रूफ भी नहीं है कि जी वाकई जो अगर नीचे नंबर बड़ा हो तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो इसका हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ भी नहीं है और डिसप्रूफ भी नहीं है, ठीक है। सो ये ना ये हमारे, लेकिन इसको प्रूफ की जरूरत है। जैसे मैंने कह दिया कि जी ये बड़ा नंबर अगर नीचे आ जाए तो ये छोटा, एक लगता है कि हमें एक नीड है इसकी प्रूफ की, ठीक है, लेकिन प्रूफ इसका या डिसप्रूफ भी अवेलेबल नहीं है। और अगर जिस चीज का, किसी कंजेक्चर का प्रूफ हमें मिल जाए, ठीक है, तो वो चीज है ना एक थ्योरम बन जाती है। ये याद रखना है कि जिस चीज का हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होता है वो हमारे लिए मैथमेटिक्स में थ्योरम जो है ना वो कहलाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जी कंजेक्चर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती क्या है। जब इसके बारे में हमें आइडिया होगा
तभी हमें बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले जी हम समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते किस चीज़ को है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स। मतलब बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे होके एक स्टेटमेंट बनती है और वो स्टेटमेंट मीनिंगफुल होती है। बेसिकली ये वर्ड आपने याद रखना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं जो एक मीनिंगफुल हो। ठीक है, अच्छा, वो दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए। ये वर्ड आपने याद रखना है। मैं आपको एग्जांपल से ये बात जरा क्लियर करता हूँ। अच्छा, इससे पहले ये भी देख लें कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है इट मे कंटेन वर्ड्स एंड सिंबल्स। उसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं और इसमें कुछ सिंबल्स भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल लिखी है जी कि सम ऑफ 2 and 5, मतलब आप 5 और 2 का सम करें तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये जो एक स्टेटमेंट है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, सम ऑफ 2 and 5 is 7। और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने ये कहा था कि देखिए पहले तो बात ये है कि ये मीनिंगफुल है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है जो कि हमें समझ आ रहा है। और अब ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 6। ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये भी मीनिंगफुल है, मतलब हमें बात समझ आ रही है। ठीक है, और ट्रू भी है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी है, तीसरी एग्जांपल, कि नो लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। हमारे पास लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से कोई लाइन पास नहीं हो सकती। लेकिन सबसे पहली बात कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एक मीनिंगफुल है, इससे बात हमें समझ आ रही है। ठीक है, बात समझ आ गई है, सो ये मीनिंगफुल है। अब ये आगे ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइंस गुजर सकती हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ था नो लाइन कैन पास, फॉल्स है, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि ये मीनिंगफुल है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है a + b = 9। मुझे ये बताएं कि आपको ये बात समझ आ जाती है कि a + b = 9। ठीक है, ये मीनिंगफुल नहीं है कि a, हमें क्या पता a क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है। तो a + b = 9। सो ये बात ज़रा मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपने ये वर्ड याद रखना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम उसको बोलेंगे जो कि मीनिंगफुल होगी। ठीक है, और वो आगे ट्रू भी हो सकती है, वो आगे फॉल्स भी हो सकती है। यहाँ पे हमें क्या पता है कि एक जगह एक बॉल पॉइंट है और बी की जगह एक पेपर है, एक बुक है। ठीक है, = 9 किया हुआ आगे। सो ये जरा क्लियर नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। सो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कह सकते। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इससे भी इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते। पहला पार्ट है जी कि डिफरेंस मीन बेसिकली माइनस कर देना। डिफरेंस ऑफ 19 and 12। जब आप 19 में से लेट्स सपोज आप 12 माइनस करते हैं तो वो 7 आएगा। सो ये एक मीनिंगफुल बात है। ठीक है, अगर ये मीनिंगफुल है तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है। ट्रू फॉल्स की हमें ये नहीं कहा गया कि ये भी बताएं कि ये ट्रू है फॉल्स है। हमें जस्ट ये कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो ये देखें ये मीनिंगफुल है। सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी मैं उसके साथ एक टिक का निशान लगा दूंगा। ठीक है, जो नहीं होगी क्रॉस कर दूंगा। अब दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है -2 + 7 - 3। इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये मीनिंगफुल भी है, प्रॉपर हमें समझ भी आ रहा है। सो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे थर्ड है 34 + 16 इज नॉट इक्वल टू। जब इक्वल के ऊपर एक लाइन लगी है तो उसका मतलब है नॉट इक्वल टू 50। हालांकि 34 में जब आप 16 ऐड करते हैं तो वो 50 ही आता है। ठीक है, अच्छा, पहली बात कि ये बात हमें समझ आ रही है, ये मीनिंगफुल है। ठीक है, सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। सो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि बात ठीक नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सो इसको भी हम करेंगे जी टिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 4 पार्ट आ जाता है जी कि a + b = 9। अब देखें ये बात मीनिंगफुल नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि जी a + b = 9 होता है।
सो ये बात जरा क्लियर नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। एक हमें क्या पता ए क्या चीज है, बी क्या चीज है। जैसे मैंने वैसे आपको समझाने के लिए कह दिया था कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी कि ए एक बाल पॉइंट है और बी एक बुक है, बाल पॉइंट प्लस बुक करके आप 9 तो नहीं कह सकते ना। सो ये बात जरा मीनिंगफुल नहीं है। सो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कह सकते। आपने वर्ड जो है ना मैंने आपको बताया है बार बार कि मीनिंगफुल, उस पर आप फोकस करें, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 5 है जी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये बहुत दफा आप फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, ये बात हमें समझ भी आ रही है। सो ये मीनिंगफुल है और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम 6 को देखें तो 2 + 2 × 2, अगर आप इसको सॉल्व करके देखें 2 × 2 करें 4 आ जाएगा और 4 में अगर आप 2 ऐड कर दें तो ये 6 आ जाता है। सो ये बात हमें समझ आ रही है, मीनिंगफुल है और ये ठीक भी है, ट्रू भी है। सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें जी 7, दी प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, ठीक है। मैं इसको जरा लिख देता हूं ऐसे, x और y का प्रोडक्ट यानी कि x y का प्रोडक्ट इज स्मॉलर, ये छोटा है किससे जी 5 से। अब देखें अगेन की बात आ गई, हमें क्या पता ये x क्या चीज है, y क्या चीज है। तो पहली बात है ये है कि ये जो है ना यहां से क्लियर नहीं हो रहा। मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जब भी वेरिएबल्स यूज हो जाए, ठीक है, जब भी वेरिएबल्स यूज हो जाएं और उन वेरिएबल्स की वैल्यू ना दी हो, अब आपको नहीं पता कि ये देखें एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, आपको नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। सो ये बात जो है ना ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये आपने याद रखना है, इस बात को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना मीनिंगफुल नहीं है। क्योंकि एक्स लेट्स तो मैं अगेन कह देता हूं कि जी बाल पॉइंट है और ये एक बुक है और ये स्मॉलर देन है जी 5 से, बात देखिए मीनिंगफुल नहीं है। सो इसको हम जो है ना नहीं कह सकते मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट 8 है, इफ x इज रियल मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, देन आइदर आगे उन्होंने कहा हुआ है कि x जो है ना लेस देन 0, 0 से छोटा, ठीक है। देखें जब उसने कह दिया कि x इज रियल, तो रियल मीन अब ये 0 भी हो सकता है, 0 से आगे 1 2 3 इधर भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 -3 भी हो सकता है। सो इस बात का मतलब ये है कि x लेस देन 0, 0 से छोटी चीजें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसमें वो कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़े नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। सो ये बात बिल्कुल ठीक है और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो 9 आ जाता है जी। 9 में ये लिखा हुआ है कि अगर a बड़ा है b से, ठीक है, और b बड़ा है c से, देन a जो है ना वो छोटा है c से, यानी कि देखें यहाँ पर a बेसिकली बड़ा है b से, ठीक है, और फिर b बड़ा है c से। इन तीनों में से वैसे a b में से सबसे बड़ा कौन सा है, वैसे a बड़ा है क्योंकि a b से बड़ा है और b आगे c से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि a c से छोटा है। लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक मीनिंगफुल है, बात प्रॉपर क्लियर हो रही है, मीनिंगफुल भी है और लेकिन गो के फॉल्स है, ठीक है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर a को बड़ा होना चाहिए था c से, फॉल्स है लेकिन बात प्रॉपर मीनिंगफुल है। सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसके बाद हम इसको कह देते हैं जी नेक्स्ट 10 जो हमारे पास पार्ट है, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। अब अगेन देखें हमें क्या पता है x क्या चीज है, y क्या चीज है, z क्या चीज है और कैसे ये 12 हो गया। सो ये बात जरा मीनिंगफुल नहीं है, यहां से हमें मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा कि x क्या है, y क्या है, z क्या है। सो ये मीनिंगफुल नहीं है, सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, और इसमें अगर आप देख सकते हैं कि जो है ना हमने प्रॉपर क्लियर कर दिया कि ये मीनिंगफुल नहीं है, सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट 11 पार्ट है जी, s - t इज इक्वल टू 4। अच्छा यहाँ पर ये याद रखना है, जैसे मैंने ऊपर एक ट्रिक बताई थी, अगर वेरिएबल्स यूज हो जाए तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होती। लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि अगर वेरिएबल्स की वैल्यू ना दी हो, फिर यहाँ पर भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, हमें अब क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो s की जगह अगर आप 4 लिखते हैं, 4 - 0 आप करें तो 4 ही आता है। सो ये बात मीनिंगफुल है और ट्रू भी है। सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज भी गिवन है। अगर ये s - t इज इक्वल टू 4 लिखा होता, जस्ट ये आगे ना दिया जाता, फिर हम कह सकते थे जी हमें कैसे पता कि s - t इज इक्वल टू 4। तो ये मीनिंगफुल यहाँ से, यानी कि s का हमें मीनिंग नहीं पता, वैल्यू नहीं पता।
सो फिर इसको हम जो है ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कह सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यूज पता है, अब हमें क्लियर है, सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस बात को मैं आपको आसानी के लिए जरा यहाँ पर लिख देता हूँ कि a प्लस बी, ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। वैसे यहां से ही समझ आ गया कि ये बात मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। आप खुद देखें कि क्या इसमें कैसे कह दिया जी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमें क्या पता a क्या चीज है, b क्या चीज है। सो यहां से ये क्लियर हो गया, वैसे मीनिंगफुल नहीं है। चलें आगे देखते हैं क्वेश्चन है क्या। इज दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? मैंने अभी ही आपको बताया कि ये मीनिंगफुल नहीं है। जब कोई चीज यहां पर मीनिंगफुल नहीं है तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है। सो ये यहां तक मैंने आपको बता दिया कि ये मीनिंगफुल नहीं है, सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ नो, अगर आपका आंसर नो है, हाउ कैन वी मेक इट आ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो फिर हम इस चीज को मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ये है कि क्या ये सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, सो हमने इसका आंसर ये लिखा, नो इट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों जी? एज द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर नॉट नोन, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यूज नहीं पता, ए और बी के बारे में नहीं पता, इसकी कोई मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जी इफ नो, अगर आपका आंसर नो में है, हमारा भी नो में है, फिर वो कहता है कि हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो हम इसको कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो यहां पर मैंने लिखा जी कि वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हम इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं। कैसे? बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यूज, मतलब हम ए और बी की जगह कोई मखसूस वैल्यूज अगर रख दें तो फिर वो हमारे लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू ए एंड बी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं जी कि जैसे यहां पर है कि मैं लेट्स सपोज मैं ए को जो है ना 4 कह देता हूं और बी को जो है मैं -4 कह देता हूं। अब अगर आप इन दोनों का सम करें तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब ये आप इसको कह सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जब तक हमें ए और बी की वैल्यूज नहीं पता तो हम उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान और इजी सा क्वेश्चन है जी कि प्रूव, इसको हमने प्रूव करना है। इसमें है क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं और इसमें एक दफा x इज इक्वल टू 5 और इसमें एक टाइम जो है ना आप x इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, ये तीनों वैल्यूज यहां पर पुट करके हमने इसको बात को प्रूव करना है। तो देखें जी, मैंने आपके सामने ये 3 दफा लिखा है। सबसे पहले हम इसमें x की जगह 2 लिखेंगे, हम देखते हैं क्या वाकई ये इक्वल हैं या नहीं, प्रूव हो जाएगा। सो यहां पर जहां पे x है मैं वहां पे 2 लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा जी 2 और फिर ये +1 और इसका हो गया होल स्क्वायर, इसके बाद नेक्स्ट +5 इज इक्वल टू, जहां पर सिर्फ x है वहां पे आपने 2 लिख देना है। आगे x है, इसकी पावर भी 2 कर दें, प्लस फिर आगे 2 और x की जगह 2 आ गया +6। इसको अगर आप सॉल्व करें, देखें 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3। ठीक है, सो ये 9 हो जाएगा +5, इसी तरह 2 की पावर 2 मतलब ये 4 हो जाता है, +2 2 जार ये भी हो जाएगा 4 + 6। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये 14 आएगा, 6 और 4 10 और ये भी 14। तो ये देखें ये बात प्रूव हो गई है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 के साथ। ठीक है, अब इसी तरह हम x की जगह 5 पुट करेंगे। सो जहां पे x है जी वहां पे मैंने 5 लिख दिया, 5 + 1 होल स्क्वायर +5 इज इक्वल टू, यहां पर भी 5 का स्क्वायर +2 फिर x है तो यहाँ पर 5 + 6। अब इसको सॉल्व करें, 5 + 1 6 होता है और 6 का स्क्वायर 36 + 5, इसी तरह यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो ये 25 होता है, 5 2 = 10 + 6, 36 में आप 5 ऐड करें तो ये 41 आ जाएगा। सो इन तीनों को भी आप ऐड करें तो ये भी 41। सो ये वैल्यू प्रूव्ड हो चुकी है x इज इक्वल टू 5 के साथ। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये प्रूव्ड हो गया। 2 वैल्यूज के साथ हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अब थर्ड वन जो है वो हमारे पास 10 है,
सो जहां पर x है वहां पर आप 10 पुट कर लें, तो 10 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 2 और ये आ गया जी 10 + 6। देखिए 10 + 1 11 होता है और 11 का स्क्वायर जो है वो 121 होता है, ठीक है। और प्लस 5 इज इक्वल टू, सो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, और ये आ जाएगा 20 + 6। इन दोनों को ऐड करें तो 126, इसी तरह इनको ऐड करें तो ये भी 126। तो ये बात अगेन प्रूव्ड हो गई है जी x = 10 के साथ भी। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे इसको सॉल्व करना है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्चर। हमने कंजेक्चर यूज करना है, एक अपनी एक ओपिनियन जो है ना आप कह सकते हैं या गैस कह सकते हैं सादा अल्फाज में, वो यूज करके हमने बताना है कि नेक्स्ट नंबर यहां पर क्या आएगा। और जो भी हम ओपिनियन या जो गैस या कंजेक्चर, मैथमेटिकली वर्ड यूज किया जा रहा है कंजेक्चर, जो हम यूज करेंगे वो हमने बताना भी है, वो स्टेट भी करना है। दो चीजें हैं बेसिकली इसमें, एक तो हमने नंबर बताना है और दूसरा हमने जो टेक्निक या सादा अल्फाज में हम जो ओपिनियन या जो कंजेक्चर यूज करेंगे वो भी हमने बताना है। सो यहां पर सबसे पहले मैंने लिख दिया जी द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न इज 63। लेकिन कैसे 63 आ गया जी, अभी हम इसका जो हमने क्या एक कंजेक्चर क्या यूज किया है वो हम देख लेते हैं। सो मैंने इसमें एक कंजेक्चर यूज किया जी ये कि वन ऑफ द कंजेक्चर इज दैट द नेक्स्ट नंबर इज, अच्छा मैंने क्या टेक्निक लगाई है जी कि यहां पर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 1, पहले आप इसको समझ लें, इसको फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ठीक है, चलें यहां से आप देख लें ज्यादा बेहतर है। ये कंजेक्चर बेसिकली यूज हुआ है। 31 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये जो 31 था इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और इसमें 1 ऐड किया तो ये 63 आ गया। लेकिन कैसे, देखें बेसिकली ये नंबर हैं सारे, यहां पर हमने नंबर बताना है। तो जब आप सारे वैल्यूज को देखते हैं, जैसे मैंने इसको देखा, मैंने कहा जी अगर हम इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 2 आ जाएगा और 1 इसमें ऐड करें तो फिर नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 3। इसी तरह फिर 3, अब इसके बाद क्या नंबर आएगा, तो देखें मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर इसमें 1 ऐड किया तो 7 आ गया, तो वही नंबर 7 आ रहा था। फिर नेक्स्ट नंबर इधर 15 था, तो मैंने वही टेक्निक वही कंजेक्चर यूज किया, देखा कि 2 को मल्टीप्लाई करें उस नंबर से और इसमें 1 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर वही बनता है। तो ये कंजेक्चर, इनको देखते हुए मैंने जो है ना वो अपना फिर एक कंजेक्चर जहां पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये मैंने आइडिया यूज किया, ये कंजेक्चर यूज किया। सो बेसिकली ये है कि आप 2 मल्टीप्लाई करते जाए प्रीवियस नंबर से और इसमें 1 ऐड कर लें तो नेक्स्ट नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो ये पहला नंबर है, ये तो हमारे पास क्योंकि इससे प्रीवियस नंबर है ही नहीं, सो इसलिए हम यहां से 3 से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। सो ये देख के हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास कंजेक्चर इसमें यूज हुआ है और जिसमें हमने बता दिया कि नंबर 63 आएगा। इसी तरह एक और कंजेक्चर भी हो सकता है, अनदर कंजेक्चर कुड बी, वो भी मैंने लिख दिया कि द नेक्स्ट नंबर इज, इस तरीके से मैंने कहा जी कि वो 63 है। देखिए आप कंजेक्चर, आप एक बंदे ने ये कह दिया, एक ने ये कह दिया, और भी हो सकता है आपके माइंड में कुछ और आइडियाज भी आ रहे हो, ठीक है, और कंजेक्चर्स आ रहे हो। आप अगर इसको देखें तो इसमें यह है कि आप 2 की पावर 1 करें -1 करें तो पहला नंबर आ जाएगा। फिर इसी तरह आगे आप इसको 2 कर लें, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, देखें नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। फिर 2 की जगह आप 3 करके देखें, उससे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 4 करके देखें, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 5। और फिर मैंने कहा जी अब उससे नेक्स्ट नंबर के लिए हमें 6 लिखना पड़ेगा। सो ये हमारे लिए एक हमारा कंजेक्चर है, ठीक है। सो ये हो गया जी कंजेक्चर। अब हमने क्या किया कि नंबर भी बता दिया, फाइंड द नेक्स्ट नंबर भी बता दिया, और इसमें जो कंजेक्चर यूज किया हमने, ये 2 कंजेक्चर हमने यूज किया। आप कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, लाजमी नहीं आप दोनों लिखें, कोई एक लिख लें जो आपको बेहतर लगता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम्स, हाउ मेनी ऑफ द एक्सियम्स आर पोस्टुलेट्स। इनमें से कौन से एक्सियम हैं और इनमें से कौन से एक्सियम आगे पोस्टुलेट्स हैं। लेकिन देखें जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सियम होते क्या हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। जब इन दोनों के बारे में आपको आइडिया होगा तभी आप बता सकेंगे कि इसमें से कौन से एक्सियम हैं और कौन से जो है वो पोस्टुलेट्स हैं। सो हम पहले इन दोनों को समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। तो वैसे हम बड़ी डिटेल के साथ एक्सियम को समझ चुके हैं।
जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, आप क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखें, वहां पे बहुत डिटेल के साथ एक्सियम को हमने डिस्कस किया है। बेसिकली यहाँ पर हम पोस्टुलेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन आपके लिए बता रहा हूं कि एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज एज्यूम टू बी ट्रू, जिसको हम ट्रू समझ लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ, बगैर प्रूफ किए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी 5 इज इक्वल टू 5, इसमें हमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको हम मानते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक एक्सियम है। अब दूसरी चीज ही पोस्टुलेट किस चीज को कहते हैं? एक्सियम्स, ऐसे एक्सियम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री मीन आप इसको शेप कह सकते हैं, सादा अल्फाज में आप लाइन कह सकते हैं, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे, ऐसे एक्सियम्स को हम पोस्टुलेट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी लिखी है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट से आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं। अब ये तो थोड़ी सी बनाई है मैंने, और भी बहुत सारी लाइंस इसमें से पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। जब यहाँ पे लाइंस का जिक्र हो गया, एक शेप का जिक्र हो गया, सो ऐसी चीजों को, ऐसे एक्सियम को हम ज्योमेट्री कहते हैं, और फिर वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? पोस्टुलेट्स। तो अभी हम क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम्स, कौन से एक्सियम्स हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ एक्सियम्स आर पोस्टुलेट। देखिए जी, नंबर 1 है कि A इज इक्वल टू बी, अगर A B के इक्वल है देन फिर B A के इक्वल होगा। अब ये बात बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें हमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, सो ये एक एक्सियम है। ठीक है, इसी तरह दूसरा पार्ट मैं टिक कर लेता हूं, जो एक्सियम होंगे उनको हम टिक करते जा रहे हैं, या इसके साथ आप एक्सियम लिख लें। ठीक है, मैं इसके साथ जो है ना एक्सियम लिख लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, तो ये एक्सियम है। अब देख 2 + 2 मेक 4, मतलब 2 + 2 4 होता है। ये एक सिंपल सी बात है, ये भी एक एक्सियम है। स्टूडेंट कह देते हैं कि ये एक्सियम नहीं है। देखें जी, अब 2 + 2 4 होता है, इसमें हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको हम मान लेते हैं बगैर प्रूफ के भी। सो ये हमारे लिए एक्सियम है। ठीक है, इसको आप एक्सियम कहेंगे, सो इसमें आप कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन है कि 1 and only 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट सपोज किया, एक पॉइंट किया, इन दोनों पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, सो अब ये जो है, देखिए इसमें वर्ड एक लाइन का जिक्र हुआ है, एक शेप का जिक्र हो गया है। तो ये जब लाइन का वर्ड यूज हो गया तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड बात हो गई, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड बात हो गया, सो ये पोस्टुलेट होगा। सो ये जो थर्ड वन है जी, ये हमारे लिए क्या है? ये पोस्टुलेट है। मैं साथ लिख देता हूं। और ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है कि इसमें वर्ड एक लाइन हमें ये बता रहा है कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड, एक शेप से रिलेटेड बात नहीं, कि बहुत सारी लाइनें मिलकर एक शेप भी बना देती हैं। सो ये हमारे लिए एक पोस्टुलेट है। इसके बाद नेक्स्ट 4 वन है जी कि इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में इक्वल हों, देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अच्छा, यहां पर आपको बात बता दूं कि ये जो 4 नंबर 1 है, 4 वाला, इसका बकायदा हमारे पास प्रूफ मौजूद है। जिसका हमारे पास प्रूफ मौजूद होता है वो ना तो एक्सियम होता है और ना ही पोस्टुलेट होता है, बल्कि वो थ्योरम कहलाया जाता है। लेकिन चूंकि हमसे क्वेश्चन ये कहा गया कि इनमें से कौन सा एक्सियम है और कौन सा पोस्टुलेट है, सो हमारा आंसर यहां पर ये होगा कि नाइदर, ना तो ये एक्सियम है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। सो ये मैंने लिख दिया कि नाइदर एक्सियम, ना तो ये एक्सियम है, नॉर पोस्टुलेट, और ना ही ये पोस्टुलेट है। बेसिकली ये थ्योरम है, क्योंकि इसका हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है। अब क्योंकि आपकी बुक में थ्योरम्स वगैरह नहीं है, वैसे इससे पहले जो बुक थी उसमें ये थ्योरम भी मौजूद था। अब नेक्स्ट जी 5 है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर। आप कोई से 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव रियल नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप एक एग्जांपल के तौर पर अगर देख लें, लेट्स सपोज मैं एक नेगेटिव नंबर -2 ले लेता हूं, एक -5 ले लेता हूं। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें माइनस में साइन प्लस का हो जाएगा, और 5 2 10, और 10 जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये जो बात है, इसमें हमें किसी लॉजिक, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको बगैर प्रूफ के भी हम मान लेते हैं। सो ये हमारे लिए फिर क्या हुआ? ये एक्सियम है। सो यहां पर हम लिख लेते हैं। सो ये हमने लिख लिया जी एक्सियम। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल राइट एंगल्स, राइट एंगल बेसिकली 90 का एंगल आप कह सकते हैं, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहां पर एंगल की बात हो जाए, ठीक है, एंगल बेसिकली 2 लाइंस होती हैं
और उनके बीच में एंगल बनता है। तो बेसिकली ये एक ज्योमेट्री से रिलेटेड बात होगी। तो जब ज्योमेट्री से रिलेटेड बात होगी तो ये हमारे लिए ये वाला एक्सियम समझ लें पोस्टुलेट कहलाएगा। सो यहां पर हम इसके साथ लिख लेते हैं कि ये एक पोस्टुलेट है। इसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर है द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। मतलब कोई भी एक चीज है जब उसके आप पार्ट कर लेते हैं तो वो जो उसका कोई भी एक पार्ट उठा के देखें तो फिर भी वो जो पूरी चीज है वो हमेशा उस अपने हिस्से से बड़ी होती है। ठीक है, लेट्स सपोज आप खुद हैं, आपका एक पार्ट आपका हैंड है, क्या आपका हैंड आपसे बड़ा हो जाएगा? नो, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। और ये बात बगैर प्रूफ के हम मान लेते हैं। सो ये हमारे लिए क्या हुआ? एक्सियम है। इसके बाद ये नेक्स्ट 8 है इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है एंड और सी बड़ा है डी से, देन देखें ए बड़ा है, इधर से सी बड़ा है। अगर इन दोनों जो बड़े हैं दोनों को आपस में जमा कर लें और जो दोनों छोटे हैं उन दोनों को आपस में जमा कर लें तो फिर भी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? जाहिर सी बात है ए और प्लस सी वाली। सो ये बात भी बगैर प्रूफ के हम मान लेते हैं। सो ये भी क्या हुआ? एक्सियम। इसके बाद नेक्स्ट 9 है इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यूसली इन बोथ डायरेक्शन। मतलब कोई एक लाइन है उसको हम मुसलसल जो है ना एक्सटेंड कर सकते हैं। इस लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड जब इसमें एक लाइन का जिक्र हो गया है तो ये पोस्टुलेट बन गया है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जिसमें लाइन हो गया, एंगल का वर्ड यूज हो जाता है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड बात हो जाती है। सो इस तरह की स्टेटमेंट को हम पोस्टुलेट कह देते हैं। सो ये क्या हुआ जी? पोस्टुलेट। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जिसका 10 व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर का तो आपको आइडिया होगा 2, 4, 6, 8 वगैरह। अब कंसेक्टिव क्या होता है? कंसेक्टिव कहते हैं जैसे 2 के फौरन बाद जो नंबर आ रहा है 4। ठीक है, अब 4 एक कंसेक्टिव नंबर है, 2 और 4 कंसेक्टिव नंबर जो आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह 4 के बाद 6, ठीक है, 2, 4, 6 ये कंसेक्टिव है तीनों। लेकिन अगर आप 2 के बाद 8 लिख देते हैं, 8 भी इवन है लेकिन 2 के बाद बहुत सारे नंबर आपने स्किप किए हैं। सो 2 और 8 कंसेक्टिव नहीं होते। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। कंसेक्टिव मतलब फौरन जो उसके बाद जो नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर आप उन तीनों को ऐड करेंगे देयर सम इज इवन तो आंसर भी एक इवन आएगा। हम देख लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं, यहां पर ही देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं जी कंसेक्टिव नंबर 2 के बाद फौरन 4 और 4 के बाद 6, ये तीनों कंसेक्टिव हैं। लेट्स सपोज मैं 2, 4 और 8 लिख देता हूं, फिर कंसेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 10 और 12। देख लें आंसर जो है हमारा ये भी एक इवन नंबर है। सो ये बात जो है ना बगैर प्रूफ के क्लियर है। सो ये क्या हुआ जी? एक्सियम है। अब जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन ऑल दी स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। अच्छा, यहां पर ये चीज क्लियर कर दूं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ बेसिकली हम थ्योरम को ही बोलते हैं, जो कि आपकी पहली वाली जो बुक थी उसमें थे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन इस बुक में नहीं है। तो हमने उसके जो सारे स्टेप्स होते थे वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो भी बताने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, और यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ठीक है, थ्योरम की बात हो रही है। एक होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है, वो अलग सी चीज है। तो यहां पर बेसिकली एक थ्योरम का जो है ना वो जिक्र हो रहा है। सो उसके जो जो स्टेप्स होते हैं वो हमने एक्सप्लेन करने हैं। तो आपकी बुक में मौजूद है, आपकी बुक से ही हम देख लेते हैं। सो ये हेडिंग बनी हुई है जी कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रूफ ऑफ थ्योरम। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जब वर्ड आपके क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल प्रूफ लिखा हुआ है, ठीक है, थ्योरम को ही कहा जाता है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। तो ये इसके स्टेप्स हैं। मैं आपको एक प्रॉपर जो पहले वाली बुक थी वहां से दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ये सारी बातें एक्सप्लेन हुई हैं। लेकिन पहला स्टेप उसमें होता है स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली स्टेटमेंट है क्या कि आर डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है इन वर्ड्स। ठीक है, शुड बी रिटन फर्स्ट, सबसे पहले वो स्टेटमेंट उसकी होती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। पहले हम दूसरा स्टेप भी देख लेते हैं, फिर इकट्ठे दोनों को देखते भी हैं। दूसरा स्टेटमेंट के बाद फिगर होती है जी। ठीक है, अब फिगर क्या चीज है देखें। आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद अ नीट फिगर शुड बी ड्रॉन, एक नीट जो है ना वो एक फिगर ड्रॉ की जाती है टू एक्सप्लेन करने के लिए या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए द गिवन इंफॉर्मेशन, ताकि हमें पता चले कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक डायग्राम के थ्रू, एक फिगर के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड द रिजल्ट टू बी प्रूव, फिर हम उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम प्रूव करते हैं। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूं।
तो ये वैसे मैं बेहतर था कि मैं एंड पे दिखाता, लेकिन चलें साथ साथ देख लें। ये एक थ्योरम है जी, ये इसकी स्टेटमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट। तो ये सारी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट के बाद फिर आगे आ जाती है जी फिगर। तो ये आप देख रहे हैं इसी स्टेटमेंट की मदद से ये एक फिगर जो है ना वो बनी हुई है, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर के बाद ही नेक्स्ट स्टेप होता है कि गिवन के स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या कुछ गिवन था। इन दिस स्टेप ओनली गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि हमें गिवन होती है, शुड बी रिटन, वो हम लिखते हैं सिंबॉलिकली सो दैट इट बिकम्स इजी टू यूज इन द प्रूफ, ठीक है। अच्छा, गिवन के बाद फिर आगे नेक्स्ट होता है जी स्टेप रिक्वायर्ड, या फिर हम इसको टू प्रूव भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने उसमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है। आफ्टर गिवन इंफॉर्मेशन इट इज नेसेसरी टू राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली विच इज टू बी प्रूव्ड, जिसको हमने प्रूव करना होता है। अच्छा, ये हम क्यों लिखते हैं बेसिकली, सो दैट आवर अटेंशन डज नॉट डिवर्ट, ताकि हमारी जो अटेंशन है वो डिवर्ट ना हो सके फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव एट एनी स्टेज, ठीक है। जो चीज हमें बेसिकली स्टेटमेंट के अंदर जो है ना वो प्रूव करनी होती है, हम वो लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये चीज हमने प्रूव करनी है, ताकि हम दाएं बाएं आगे पीछे डिवर्ट ना हो सके, ठीक है। चलें आगे पढ़ लेते हैं। फिर मैं सारी चीजें आपको एक प्रैक्टिकली थ्योरम के थ्रू दिखाऊंगा अभी। फिर इसके बाद टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन आ जाती है। ये अगर हमें कोई जरूरत पड़े, मजीद जो फिगर हमने बनाई होती है उसके अंदर मजीद अगर कोई चीजें ड्रॉ करनी पड़े तो वो हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने मजीद चीजें उसमें अंदर ड्रॉ की हैं। द नेसेसरी एडिशन, देखिए नेसेसरी मतलब जो जरूरत होती है इन द फिगर कैन बी डन टू प्रूव द थ्योरम इजीली, अपनी आसानी के लिए हम मजीद चीजें उसमें ड्रॉ कर लेते हैं। दिस एडिशन, ये जो एक्स्ट्रा हम एडिशन करते हैं इन द फिगर इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर आगे आ जाती है जी प्रूफ। बेसिकली प्रूफ में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप देख लें कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, देखें ये लिखा भी हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, इसमें 2 चीजें होती हैं जी, एक स्टेटमेंट होती है और जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी आप साथ रीजन भी देते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स, फैक्ट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर रीजंस, साथ साथ आपने उनकी रीजंस भी देनी है, थ्रू विच, जिस रीजंस की बेस पे आप कहते हैं विच वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बेसिकली यहां तक आपके ये स्टेप्स हैं, ये आगे आपने नहीं लिखने, ये जो 6 पार्ट्स हैं, स्टेप्स हैं, आपने स्टेप्स सिर्फ बताने, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ये आपके प्रूफ तक, ये सारा आपका थ्योरम के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो होते हैं। अभी मैं आपको एक दिखा देता हूं, जरा एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देखें जी, सबसे पहले स्टेटमेंट थी, उसके बाद फिगर थी, फिगर के बाद देखें गिवन, ये मैंने आपको कहा था गिवन, तो ये होता है जी गिवन, ठीक है। जो मतलब स्टेटमेंट के अंदर गिवन था वो सारा डाटा है। गिवन के बाद आ जाता है जी प्रूफ, टू प्रूव, ठीक है, या रिक्वायर्ड भी आप कह सकते हैं। टू प्रूव के बाद अगर फिगर के अंदर मजीद कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़े, जैसे इस फिगर में ना, अच्छा डॉटेड लाइन से हम जो है ना जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज हम करते हैं वो डॉटेड से करते हैं, ताकि हमें पता चले ये हमने बाद में की है एडिशन, उसमें उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ तक आप देख रहे हैं गिवन भी हो गया, प्रूफ भी आपने देख लिया, कंस्ट्रक्शन भी आपने देखी। अब आप देख लेंगे जी ये प्रूफ। प्रूफ के अंदर मैंने आपको कहा 2 चीजें होती हैं बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी, एक स्टेटमेंट होती है और साथ साथ उसकी रीजन, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखें जी आप, ये प्रूफ है और इसमें ये स्टेटमेंट, जो भी आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते जा रहे हैं साथ साथ आप उसकी रीजन दे। जैसे ये लिखा हुआ है, ये हमने कहा जी ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये लिखा, फिर हमने कहा जी ये गिवन था, ये लिखा, ये भी हमने कहा गिवन था, फिर इसकी मदद से हमने जो भी आगे चीजें यूज की हैं वो हमने साथ साथ आपने रीजंस भी देनी है, ठीक है। तो ये पहली वाली बुक में थे, बेहतर है कि अब आपकी बुक में नहीं है। क्वेश्चन जरा स्टूडेंट्स के लिए इजी होते हैं, ये चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, याद करनी पड़ती हैं। तो मैथ याद करने के लिए नहीं होता, सो बेहतर है मेरे ख्याल में कि आपकी ये बुक में नहीं है। सो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने जस्ट दिखाई है। उम्मीद है जी कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगे मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने फजल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको ये कहूँ कि जी सब्सक्राइब करें। अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है फिर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कैसे सब्सक्राइब करना है, नीचे देखें फजल एकेडमी के साथ लिखा होता है सामने सब्सक्राइब, उस पर प्रेस करें, साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप इसको सब्सक्राइब ना करें, ठीक है जी। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।